Good morning, friends. Welcome back in chemistry tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flower in slime. Today's chapter is chapter number 2, From Trade to Territory. The company establishes power. Part 1. औरंगजेब एक पावरफुल मुगल रूलर था जिसने एस्टैब्लिश किया इंडिया के बहुत बड़े टेरिटरी पर अपना कंट्रोल। उसके अलावा इंडिया में इसने कंट्रोल करने के बाद एक बड़ी टेरिटरी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद 1707 में इसका डेथ हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स, बिग जमींदार्स और रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावे बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो होंगे बहुत सारे इंडिया के पार्ट में उभर कर सामने आने शुरू होंगे। दिल्ली भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इफ़ेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह पाएगा और सेकेंड हाफ से 18th सेंचुरी में ये न्यू पावर जो होंगे ये इमर्ज करेंगे पॉलिटिकल होरिजोन पर। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, उसके अलावा आपको ये पता होगा कि डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। क्या आपको पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये एक ट्रेडिंग कंपनी, छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया आते हैं और एक बहुत बड़े टेरिटरी को एक्वायर करते हैं इंडिया में। और फिर कैसे ट्रेडिंग करते करते ये इंडिया जैसे कंट्री में वास्ट एम्पायर के मास्टर बन जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर को उनके बेटों के साथ कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार कर लिया है। औरंगजेब के पावरफुल रूलर होने के बाद, मतलब औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आएगा फ्रेंड्स। और मुग़ल एम्परर जो है कंटिन्यूसली बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट, और ये सिंबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जब मैसिव रिवेलियन स्टार्ट हुआ 1857 में। तो ब्रिटिश रूल को तोड़ने के लिए 1857 का वॉर 1857 का फर्स्ट रिवेलियन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। तो बहादुर शाह जफर जो हैं ये नेचुरल लीडर बनेंगे 1857 के फर्स्ट रिबेल के। उसके अलावे ये जो रिवोल्ट होगा ये पुट डाउन होगा बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के द्वारा इसे क्रश कर दिया जाएगा और बहादुर शाह को फोर्स किया जाएगा किंगडम को छोड़ने के लिए और उनके बेटों को शूट कर दिया जाएगा इन कोल्ड ब्लड। तो फ्रेंड्स, बातें ये होंगी कि जब नेचुरल लीडर बनेंगे मुग़ल एम्परर में बहादुर शाह जफर, फिर बहादुर शाह जब ये रिवॉल्ट को क्रश कर देगी, पूरी तरीके से कंपनी दबा देगी, तो फ्रेंड्स बातें ये होंगी कि ये जो किंगडम होगा, मतलब सॉरी, बहादुर शाह जफर को किंगडम छोड़ने के लिए कहा जाएगा और उनके बच्चों को शूट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ब्रिटिश आइलैंड है और ये केप ऑफ गुड होप है। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही सबसे पहले पोर्तुगीज़ जो है आए थे, यानी कि 1498 में वास्को ड गामा जो कि इंडियन कोस्ट पर पहुँचे थे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कम्स ईस्ट जो कि ईस्ट से आए थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने एक्वायर किया एक चार्टर, किससे? क्वीन एलिजाबेथ वन से, जो इंग्लैंड की रूलर थी। उसने ग्रांट कर दिया कि ईस्ट में सिंगल ट्रेड करेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप जो है इंग्लैंड का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने पर कम्पीट नहीं करेगा। और ये जो चार्टर था कंपनी को जो दिया गया, could venture across the ocean looking for new land। अब इन्हें अनुमति मिल गई थी न्यू लैंड को खोजने का और वहाँ से चीप रेट में गुड्स को खरीदना और यूरोपियन मार्केट में महंगे दामों पर बेचने के लिए।
कंपनी को बिल्कुल भी डर नहीं था अब किसी भी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से। तो अब ये जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन दिनों ये क्या करती थी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी बिना किसी कंपटीशन के। तो जिस कारण से ये लोग चीप रेट में सामान खरीदते थे और सेल करते थे डियर रेट में। अब जो रॉयल चार्टर था, ये प्रिवेंट करता था अदर यूरोपियन पावर को ईस्टर्न मार्केट में घुसने से, रोकता था। और उसी समय क्या हुआ, पहला इंग्लिश शिप जो सेल किया वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में राउंड द केप ऑफ गुड होप और क्रॉस करते हुए इंडियन ओशियन को पोर्तुगी को पहुंचा इंडिया। तो पोर्तुगीज जो है वहाँ पर ऑलरेडी हमें मिल जाएंगे, उनका प्रेजेंस ऑलरेडी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर हो गया था और गोवा में ये लोग अपने सेंटर को डाले हुए थे। उसके अलावा वास्को डिगामा जो थे, जो कि एक पोर्तुगीज ही थे, एक एक्सप्लोरर के रूप में 1498 में इंडिया आते हैं और 17th सेंचुरी में हम ये पाएंगे कि डचीज भी जो होंगे एक्सप्लोर कर जाएंगे इंडिया में इंडियन ओशियन ट्रेड करने के लिए। उसके बाद फ्रेंच जो होंगे ये भी पहुंचेंगे इस सीन में। अब हम बात करते हैं मर्केंटाइल की। तो एक बिजनेस इंटरप्राइजेज है जो कि बनाता था प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप रेट में और सेल करते थे हायर प्राइस में, जिसको मर्केंटाइल कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स, चूँकि पोर्तुगीज़ का एग्जिस्टेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर पहले से था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है, फिर डच पहुंचते हैं, फिर फ्रेंच भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इंडिया में इन कंपनीज का इमर्जेंस हो जाता है एक साथ। तो अब प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है, बातें ये प्रॉब्लम वाली आ जाती हैं कि कंपनी जो है इंटरेस्टेड थी सेम थिंग्स को खरीदने के लिए, क्योंकि कॉटन और सिल्क जो इंडिया का था, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, ये फाइन क्वालिटी का था और जो बड़े मार्केट थे यूरोप के, उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इसमें पीपर, क्लोव, कार्डमम और सिनेमन भी इंक्लूडेड था ग्रेट डिमांड में। और जिस कारण से अब कंपटीशन होने लगेगा इन यूरोपियन कंपनीज के बीच में, और ये क्या करेंगे, प्राइस को पुशअप कर देंगे, यानी कि इन चीज़ों का दाम, इन प्रोडक्ट का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण से इनकी जो प्रॉफिट्स होंगी ये कम हो जाएंगी और ये लोग प्रॉफिट अर्न करना कम कर देंगे। और उसके अलावे इनकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, ये इसके बीच में चूँकि फ्लोरिश कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी अभी आई थी, मतलब सारी कंपनियों का इमर्जेंस लगभग एक ही समय में हो रहा था। तो फ्लोरिशिंग के टाइम में ही ये राइवल कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और ये अपने मार्केट को सिक्योर करने में लग जाएंगे और इनके बीच आपस में बैटल शुरू हो जाएंगे ट्रेडिंग कंपनी के बीच। और 17th और 18th सेंचुरी के दौरान अब होने ये लगेगा कि ये लोग एक दूसरे के नाव को, यानी कि जो शिप्स को हैं उनको वो डुबा देंगे समुंदर के अंदर, या फिर ब्लॉक करना शुरू करेंगे रूट्स को, ये और मतलब कोई ना कोई कारण बनाना शुरू करेंगे, एक दूसरे के गुड्स को, एक दूसरे के शिप्स को डुबाना या बर्बाद करना या ट्रेड रूट को ब्लॉक करने का काम ये लोग शुरू कर देंगे। अब जो ट्रेड होने लगेगा फ्रेंड्स, ये आर्म्स के थ्रू, यानी कि सोल्जर्स रखे जाएंगे हथियारों के साथ और ट्रेडिंग पोस्ट पर प्रोटेक्शन लगाए जाएंगे फोर्टिफिकेशन के थ्रू। और जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट होगा कैरीड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा और इसका इंटेंशन जो होगा कन्फ्लिक्ट का अब लोकल रूलर्स के साथ हो जाएगा, यानी कि कंपनी जो है अब इनको डिफ़िकल्टीज आने लगेगी सेपरेट ट्रेड करने के लिए पॉलिटिक्स से। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री होगी ये हुगली के किनारे 1651 में सेटअप की जाएगी। उसके अलावा कंपनी का जो ट्रेड होगा नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर ऑपरेटेड, वो एक फैक्टर्स ऑपरेटेड होगी, उसी नाम से इसको जाना जाएगा कंपनी के ट्रेड को। फैक्ट्री जो होगी उसका एक वेयर हाउस होगा जिसमें गुड्स को एक्सपोर्ट करके स्टोर किया जाएगा। उसके अलावे जो ऑफिसेस होंगी कंपनी की वहाँ पर ऑफिशियल्स बैठेंगे और ये ट्रेड को एक्सपेंड किया जाएगा। उसके अलावा कंपनी जो है परसुएड करेगी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कि वो फैक्ट्री के नज़दीक आकर के सेटल्ड हों। और 1696 में फोर्ट बिल्डिंग स्टार्ट होगा और सेटलमेंट होने लगेगा। और 2 साल के बाद मुग़ल ऑफिसर जो होंगे कंपनी की जमींदारी जो है 3 गांवों की जमींदारी, मतलब वो मुग़ल ऑफिसर्स कंपनी को दे देंगे। उसमें से एक होगा कैलीकट, जो कि बाद में कलकत्ता बोला जाने लगा, उसे ग्रो इनटू द सिटी, एक सिटी के रूप में उभरेगा जिसे हम कोलकाता कहते हैं। और बाद में आज के समय में इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और उसी समय औरंगजेब जो है एक फरमान इशू करेगा और कंपनी को राइट मिल जाएगी, यानी कि ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ये ट्रेड ड्यूटी फ्री करेगा कंपनी। फरमान का मतलब एक रॉयल ऑर्डर होता है। कंपनी ट्राई करेगी कंटिन्यूसली कि उसे और भी प्रिविलेजेस मिल जाए। औरंगजेब के फरमान के अंतर्गत कंपनी को केवल राइट दी जाएगी ट्रेड करने की ड्यूटी फ्री, और ऑफिशियल से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लेकिन वो ड्यूटी पे करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये जो कंपनी के लोग होते हैं वो लोग प्राइवेट ट्रेड करते हैं, तो इस टैक्स को, इस रेवेन्यू को पे करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और इनॉर्मस लॉस होता है रेवेन्यू का बंगाल को। जिस कारण से अब मुग़ल मुर्शीद कुली खान जो वहाँ नवाब होता है बंगाल का, वो अब तो प्रोटेस्ट करेगा ही। ये फ्रेंड्स एक लोकल बोट ब्रिंग गुड्स है फ्रॉम शिप्स इन मद्रास। ये पेंट किया गया है विलियम सिम्पसन के द्वारा, 1867 का है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अर्ली 13th सेंचुरी के दौरान कन्फ्लिक्ट बढ़ता है कंपनी का और नवाब का। तो इस दौरान हम पाएंगे फ्रेंड्स कि बंगाल जो है ये इंटेंसिफाइड होगा औरंगजेब के डेथ के बाद। मतलब बंगाल को अब टारगेट किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए। तो नवाब के हाथ में तो था ही, तो कंपनी जो है अब बंगाल को टारगेट करेगी, इंटेंस करेगी कि हम इसे कंट्रोल में लेके आए। तो अब बातें होंगी कि औरंगजेब जो होगा अब ये मर जाएगा और बंगाल का नवाब जो होगा asserted their पावर एंड ऑटोनॉमी, ये मतलब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो मुर्शीद कुली खान होगा, मुर्शीद कुली खान को फॉलो किया जाएगा अलीवर्दी खान के द्वारा, और फिर देन सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बनेगा। और ये जो प्रत्येक रूलर मिलेंगे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ये लोग रिफ्यूज़ करेंगे कंपनी को कंसेशन देने के लिए। उसके अलावा ये लोग लार्ज ट्रिब्यूट की डिमांड करेंगे कंपनी से, क्योंकि अगर कंपनी को ट्रेड पर राइट बना के रखनी है तो। और ये चूँकि कंपनी जो है अपने कोइंस को मिंट कर रही थी, इसको ये लोग डिनाई करेंगे और रोक देंगे कंपनी के फोर्टिफिकेशन को। और कंपनी को ये भी कहा जाएगा कि ये जो बंगाल गवर्नमेंट है, यानी कि अब जो कंपनी क्या करेगी, क्योंकि कंपनी के ट्रेड को भी रोक दिया गया है,
कंपनी के मिंट जो कोइन मिंट हो रहे थे उसको रोक दिया गया, फोर्टिफिकेशन को रोक दिया गया, उनके ऊपर लार्ज ट्रिब्यूट लगा दिए गए। तो अब कंपनी जो है इस ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को पे करने से मना कर देगी बंगाल गवर्नमेंट को। उसके बाद ये क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, और रिफ्यूज़ करने के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखेंगे बंगाल गवर्नमेंट को और ह्यूमिलिएट करेंगे नवाब को और उनके ऑफिसर्स को। कंपनी जो है ये डिक्लेयर कर देगी कि लोकल ऑफिसर्स अगर अपने डिमांड को ख़त्म नहीं करेंगे तो एक दिन कंपनी तबाह हो जाएगी। कंपनी अभी जो फल फूल रही है, कंपनी जो अभी फल फूल रही है ये अचानक से डिक्लाइन कर जाएगी। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है बंगाल गवर्नमेंट से कि वो इन टैक्सेस को हमारे ऊपर से हटा ले, इन शुल्क को हटा ले। और इसके लिए अब हम लोगों को लार्ज सेटलमेंट्स बनाने होंगे कंपनी को अगर और आगे बढ़ना है तो। और उसके अलावे नए गांव खरीदने पड़ेंगे, मतलब बाई करना पड़ेगा गांवों को और अपने फोर्ट को रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो नए गांव से मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि और भी गांव खरीदने पड़ेंगे ताकि उनका एरिया जो हो वो बढ़ सके। और कन्फ्लिक्ट जो है कन्फ्रंटेशंस का फाइनली कल्मिनेट हुआ एक फेमस बैटल ऑफ पलासी में। तो फ्रेंड्स बातें ये हैं कि जो बैटल ऑफ पलासी है इसकी नौबत एक दिन में नहीं आई थी, इसकी नौबत धीरे धीरे आई थी फ्रेंड्स। और जिस कारण से बैटल ऑफ पलासी हुआ, और ये कारण कुछ बड़े नहीं थे, छोटे छोटे कारण थे जो एक दिन मिल करके बैटल ऑफ पलासी का रूप ले लेते हैं। अब बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी की। तो अलीवर्दी खान जो है 1756 में मर जाता है और सिराजुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। कंपनी जो है ये एक्सपेक्ट करती है कि अब ये जो पपेट नवाब है, पपेट रूलर है, ये कंसेशन देगा, प्रिविलेज देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उन्होंने ही सिराजुद्दौला को सक्सेस पाने में मदद की थी, नवाब बनने में मदद की थी। तो सिराजुद्दौला लेकिन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कंपनी को तो एक्सपेक्टेशन था कि वो एक पपेट नवाब होगा, लेकिन सिराजुद्दौला इसके बदले कंपनी के मिडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है वो स्टॉप कर देता है, उनके डोमिनेशन को स्टॉप कर देता है, उनके फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करवा देता है, रेवेन्यू पे करने के लिए कहता है और नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। नवाब जो होता है मार्च करता हुआ 30,000 सोल्जर्स के साथ, यानी कि सिराजुद्दौला 13,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार में इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर कर लेता है और कंपनी के ऑफिसर्स को भी कैप्चर करता है और उसके अलावे वेयर हाउस पर ताला लगा देता है। जितने भी इंग्लिश मैन थे उनको ब्लॉक किया जाता है, इंग्लिश शिप्स को भी ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद मार्च करते हुए कलकत्ता इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट। उसके बाद कंपनी के फोर्ट पर भी बंगाल गवर्नमेंट का राज हो जाता है। अब हम बात करते हैं पपेट की। तो फ्रेंड्स इसका लिटरली मतलब होता है एक टॉय डैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स, जिसको आप एक स्ट्रिंग्स के सहारे जिधर भी चाहो मूव करा सकते हो। तो ये जो टर्म है इज़ यूज disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else। मतलब यहाँ पपेट इसके लिए रेफर किया गया है कि वो किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एक आदमी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब बात ये थी कि कोलकाता का न्यूज़ जो है मद्रास में कंपनी के ऑफिसर्स को पहुंचता है। तो इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव के कमांडरशिप में एक नेवल फ्लीट को भेजा जाता है नेगोशिएशन के लिए नवाब से। लेकिन ये जो नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, ये फेल हो जाती है। तो फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ
और कंपनी की आर्मी उसके साथ, और एक तरफ सिराजुद्दौला और उसकी आर्मी लड़ने के लिए तैनात होती है पलासी के मैदान में। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जनरल कोर्ट है, ईस्ट इंडिया हाउस और लेडन हॉल स्ट्रीट, एक कोर्ट जो कि प्रोप्रिएटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी मीटिंग यहाँ होती थी ईस्ट इंडिया की। और ये लेडन हॉल जो था स्ट्रीट, ये लंदन में था। और ये जो पिक्चर है ये उसी मीटिंग का है, एक मीटिंग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ लंदन के कोर्ट में हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला की एक तस्वीर है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने ये ऑलरेडी लालच पहले से दे रखा था और उसको मैनेज किए हुए था कि हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें नवाब बना देंगे अगर तुम हमारा साथ देते हो बैटल ऑफ पलासी में। तो बैटल ऑफ पलासी में मीर जाफ़र ने फोर्स की एक टुकड़ी को लड़ने से ही रोक दिया था, और सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला का जो कमांडर था ये मीर जाफ़र, और उसने एक टुकड़ी को रोक दिया। और लास्ट में क्या होता है कि सिराजुद्दौला को पूरी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्रश कर दिया जाता है, और बैटल ऑफ पलासी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में। और अंततः एट लास्ट मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ इसी चैप्टर में। ओके, थैंक यू।